गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहर देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। इस टॉपिक में हम आज इससे जुड़ी हुई और अन्य चीज़ों को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और बेसिक रूप से इसमें जो न्यूमेरिकल टॉपिक्स आते हैं वो किस तरीके से हल किया जाता है उनसे रिलेटेड भी कुछ चीज़ों का हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो इसका हेडिंग है। हेडिंग में आप देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री यानी स्कंद का प्रबंध। स्कंद का प्रबंध, प्रत्येक कंपनी जब भी कोई काम करेगी तो उसको कच्चे माल की आवश्यकता होती है यानी स्कंद की आवश्यकता होती है। स्कंद 3 प्रकार का होता है, इन स्टॉक है जो 3 प्रकार से हम देख सकते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है उसका वो है रॉ मटेरियल। उसके बाद में है जो दूसरा टॉपिक है वो है WIP, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, यानी निर्माणी प्रक्रिया में जो माल हमारा लगा हुआ वो भी उसको भी स्टॉक के रूप में हम समझते हैं। तीसरा जो टॉपिक होता है वो है फिनिश गुड्स, ठीक है। इसके अलावा हम चौथे में भी ले सकते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स के रूप में, जो माल पड़ा है जो बिका नहीं अभी तक वो भी स्टोर्स में ही शामिल हो जाता है। लेकिन मुख्य रूप से इन 3 में ही हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। तो ये जो स्टॉक है इसका हमारे पास कितने टाइम तक, जैसे मान लो हमारे पास एक ऑर्डर आ गया कि हमें प्रोडक्शन करना है तो हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जो कच्चा माल है कितना पड़ा हुआ है, हमारे पास क्या जितना हम प्रोडक्शन कर, जिन चीज़ों को प्रोडक्शन करके देना चाह रहे हैं उसके लायक हमारे पास कच्चा माल है या नहीं है, हम नया जो कच्चा माल वो कब मंगवाएंगे और कब जो तैयार माल है उसकी सप्लाई देंगे और बीच में कितना गैप लगता है एक ऑर्डर देने में। और इसके अलावा कच्चा माल हम जैसे ऑर्डर करते हैं तो उसके बीच में जो हमारा जो टाइम गैप लगता है, कच्चा माल हमारे पास आएगा, हम नई चीज़ बनाएंगे फिर उसको आगे सप्लाई करेंगे, तो बीच में जो गैप लगता है उसकी भी बात करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस की जाती है। सामान्यतः इस जो मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, स्कंद प्रबंध से जुड़ी हुई जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं उसमें हम सबसे पहले जिन टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं आज वो इस तरीके से कुछ। तो सबसे पहले है EOQ यानी आर्थिक आदेश मात्रा। जब भी कोई संस्था है जो कच्चे माल के लिए ऑर्डर करती है, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से समझते हैं, उसको आर्थिक आदेश मात्रा के रूप में इसको हम समझते हैं। तो जैसा कि हमारे सामने है आर्थिक आदेश मात्रा, इसके लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है EOQ के लिए वो है 2RO/C, वो है अंडर के अंदर। तो 2 का मतलब तो आप समझ सकते हैं कि 2 है और R है जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक वर्ष में जो हमारी टोटल जो वो की जाने वाली जो यूनिट्स है, जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स है वो है R, एनुअल रिक्वायरमेंट। वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक आदेश की लागत क्या लग रही है। इसके अलावा नीचे जो दे रखा है वो है C, कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें हैं। अब इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो दूसरा हमारा जो टॉपिक आता है इसके अंदर EOQ के बाद में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि EOQ से जुड़ी हुई है तो ये इसीलिए इनका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर। तो इसका जो फॉर्मूला है R/EOQ, यानी जो टोटल हमारी एनुअल जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें हम किस से डिवाइड करेंगे, EOQ जो हमने ऊपर निकाला है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं जिससे कि आप सारी चीज़ें समझते जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिख रखा, आप देख रहे हैं यहाँ इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एनुअल डिमांड है यानी एनुअल रिक्वायरमेंट है वो हमारी है 72 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट 450 यूनिट्स है और परचेज प्राइस 40 रुपीज़ है, कैरिंग कॉस्ट है जो 5% ऑफ परचेज प्राइस है। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले में इन चीज़ों को रख लेते हैं। जैसे कि 2 है हमारे पास, सबसे पहले तो अंडर के अंदर तो 2 लिख लिया, इनटू R हमारा है वो है 72 यूनिट्स। इसके बाद में इसकी जो और आगे जो इकाइयाँ है वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी है ये है 450। कैरिंग कॉस्ट दे रखी है 5% ऑफ परचेज प्राइस, परचेज प्राइस 40% है, इसका 5% ये होता है 2। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 2। इसको थोड़ा हम आगे हल करते हैं यहाँ, तो ये कुछ कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। तो इसका मैं कैलकुलेटर से आंकड़ा मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कितना आता है। तो इसकी जो वैल्यू है वो कुछ इस तरीके से आती है, ये है 32,40,000 के अंडर रूट में। और इसका हम रूट निकाल के देखते हैं तो वो भी देख लेते हैं। इसका जो रूट निकालेंगे हम तो ये आएगा 1800 यूनिट्स।
तो इस तरीके से हमारा जो EOQ है वो क्या है, ये 1800 यूनिट्स आ गया है। अब हमें पूछे कि जो ये है नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर, तो ये किस तरीके से निकाले जाएंगे, तो ये हमारे सामने इसका फॉर्मूला रख रखा है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अनुसार आप समझ रहे हैं कि जैसे सबसे पहले ऊपर लिख रहे हैं नंबर ऑफ ऑर्डर इन ईयर, एक साल में आप कितने ऑर्डर देते हो, तो ऊपर लिख रखा है आर यानी एनुअल रिक्वायरमेंट और EOQ आर्थिक आदेश मात्रा। हम एक ऑर्डर कितनी यूनिट्स के ऊपर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने 1800 यूनिट्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये ऑर्डर आप कितने दोगे साल में, ठीक है। तो जैसे कि ये आंकड़े देख रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, तो हमें 4 ऑर्डर देने पड़ेंगे। 4 किस तरीके से, एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी आ रही है वो है 7200 यानी 7200 यूनिट्स का है, ठीक है। और हम आदेश दे रहे हैं कितने का, 1800 यूनिट्स का। तो 1800 का भाग लगाएंगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा 4 ऑर्डर। तो ये 4 ऑर्डर है जो इस तरीके से हमारे देने होंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर हमारे आ गए 4। इस तरीके से अब ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी इस एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या लगेगी, तो इसके लिए भी हम फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ। तो ये है R/EOQ यानी R और ये EOQ आ जाएगा यानी 7200 नीचे आ जाएगा 1800 इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी 450 है। या आप सीधा भी आप समझ सकते हो कि एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी है, 450 है, तो 4 ऑर्डर की कॉस्ट कितनी लगेगी, तो ये हो जाएगी 1800 रुपये लगेगी। तो इसको सीधा करेंगे तो आ जाएगा 1800 रुपया। हम सीधा भी लिख सकते हैं और इस तरीके से फॉर्मूले के अंदर भी इसको बताते हुए हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में है कैरिंग कॉस्ट कितनी लगेगी, तो जो रखने की लागत होती है, स्कंद को रखने की लागत, उसको हम कैरिंग कॉस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला EOQ/2 इंटू C, तो EOQ हमारा कितना आया था, हमारा EOQ आया था 1800। तो यहाँ इसको मैं आगे कर रहा हूँ 1800/2 इंटू जो एक ऑर्डर की कॉस्ट लग रही थी हमारी वो थी 2 रुपया, हमने कैरिंग कॉस्ट यहाँ लिखा है तो 2, तो ये आ जाएगा वापस कितना 1800, दो कट जाएंगे, 1800 रुपये लगेंगे इसके अंतर्गत। इसके बाद में आप देख रहे हो टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला लिखा है हमने, यदि मंथ के हिसाब से कर रहे हो तो 12, और यदि साल में यदि आप मंथ के हिसाब से कर रहे हो तो 12, और डेज के हिसाब से कर रहे हो तो 365 मानने पड़ेंगे। यहाँ हमारे पास मंथली आंकड़े हैं तो इसलिए हम मंथ के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं। तो मंथ के हिसाब से करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ 12 नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर दिए थे हमने, 4 ऑर्डर दिए थे, तो ये आ जाएगा 3 मंथ। तो हम 3 महीने के गैप से एक ऑर्डर देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हम साल में 4 ऑर्डर दे रहे हैं तो 3-3 महीने के गैप से हम ऑर्डर देंगे। तो इस तरीके से कि टाइम लैग बिटवीन 2 गैप्स, इसको टाइम गैप भी बोल सकते, टाइम लैग भी बोल सकते, एक ही बात है। तो इस तरीके से टाइम लैग बिटवीन 2 गैप्स 2 ऑर्डर है, तो ये है इस तरीके से 3 मंथ्स है। इसके बाद में है टोटल कॉस्ट किस तरीके से निकाली जाती है इसके अंतर्गत। तो टोटल कॉस्ट में सबसे पहले होती है परचेज कॉस्ट, फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट और फिर है कैरिंग कॉस्ट, ठीक है। परचेज कॉस्ट का जो फॉर्मूला है, ऑर्डरिंग कॉस्ट का हमने लिख रखा है ऊपर, ऑर्डरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है, कैरिंग कॉस्ट का ये फॉर्मूला है और परचेज कॉस्ट है। तो इसका जो सीधा सिंपल फॉर्मूला ये है कि आप जो परचेज प्राइस दिया हुआ है उसको जो एनुअल जो यूनिट्स हमारी आ रही है उससे मल्टीप्लाई कर लें और ये परचेज कॉस्ट हो जाएगी। जैसे कि हमारे सामने क्वेश्चन हमारा है, इसमें 7200 जो यूनिट्स है, इसका जो आउटपुट दिखाया हुआ है 1 साल का, हमारे जो 1 साल की जो रिक्वायरमेंट है, और परचेज प्राइस दे रखा है 40 रुपये। तो 40 को हम 7200 से गुणा कर देंगे, तो 7200 से हम किससे गुणा करेंगे, 40 से, तो ये आ जाएगी परचेज कॉस्ट। तो ये इस तरीके से है जो परचेज कॉस्ट आ जाती है। तीनों को जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, सब ये टोटल कॉस्ट आएगी। तो इस तरीके से जो एक मुख्य चीज़ होती है जो इसका पार्ट है स्कंद प्रबंध का, ये है EOQ और EOQ से जुड़ी हुई बाकी चीज़ें, और इससे जुड़ी अन्य जो चीज़ें हैं उनसे संबंधित अन्य जो टॉपिक्स और भी हम उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।